हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो क्लास है इसमें हम लेसन 9 अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट को लेसन का नाम दिख रहा होगा। लेसन है आज हमारा लेसन 9 अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। ये आपका क्लास 2 है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी सिस्टम इन द वर्ल्ड एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के प्रकार, डेमोक्रेसी वर्ल्ड लेवल पर उसका जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कैसी है, और चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हम कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करते हैं। इन तीनों को हम आज की क्लास में टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इन तीनों टॉपिक्स को, और आज इस क्लास में इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी की। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। डेमोक्रेसी के बारे में अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस एंड क्रेशिया। डेमोक्रेसी का पर्टिकुलर मीनिंग होता है एक ऐसा शासन तंत्र जिसमें जो भी देश का शासक या जो भी देश का लीडर होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, यानी जनता या फिर जो पब्लिक है वही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेगी। उसी में हम आज की क्लास में आगे के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लोकतंत्र की प्रकार की बारे में बात करें तो लोकतंत्र के दो प्रकार मेनली माने जाते हैं। पहला है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं या तो आप ध्यान से देखेंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में या प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो नागरिक होता है उनका पार्टिसिपेशन डायरेक्ट होता है। सरकार को बनाने में, सरकार देश में कानून व्यवस्था को बनाने में जो जनता होती है वो अपना डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करती है। इसमें जो पब्लिक है वो खुद डिस्कस करती है पब्लिक मैटर्स के ऊपर। इसके अलावा वोटिंग के द्वारा या फिर रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह के द्वारा जो सार्वजनिक मुद्दे होते हैं या पब्लिक अफेयर्स होते हैं, पब्लिक मैटर्स होते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है और निर्णय लिया जाता है। अगर इसके फीचर्स की बात करते हैं यानी विशेषताओं की बात करते हैं तो इसका पहला जो फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसमें सिटीजन जो है वो डायरेक्ट डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट करता है, यानी नागरिक जो है सीधे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार होता है। दूसरा, इसमें किसी भी तरह का कोई मध्यस्थ या इसमें कोई किसी भी तरह की इंटरमीडिएट्स नहीं होते। इसमें जो ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसमें जनता डायरेक्ट जो है रूल रेगुलेशन बनाने में पार्टिसिपेट करता है। और ये जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें ये जो है बड़ी कंट्री के कंपैरिजन में जो छोटे कंट्री होती है उसके लिए सुइटेबल है, क्योंकि जहां पर पॉपुलेशन ह्यूज है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर के डिस्कशन कर सके। तो ऐसी कंट्री जहां पे कम पॉपुलेशन है वहां के लिए ये सुइटेबल मानी जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपका स्विट्जरलैंड। इसके अलावा इसमें जो जनता की भागीदारी होती है ये उच्च स्तर की होती है, यानी हाई लेवल का पार्टिसिपेशन होता है पब्लिक का। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी जो है उसके दो प्रकार है या टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो सिटीजन होता है या जो देश का नागरिक होता है वो देश में कानून व्यवस्था बनाने में और पब्लिक मैटर्स के ऊपर डायरेक्ट जो है निर्णय लेता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो पब्लिक्स है वो एक साथ पब्लिक रेफरेंडम के द्वारा यानी जनमत संग्रह के द्वारा या वोटिंग के द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसमें जो जनता है या जो देश का नागरिक है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, कोई मध्यस्थ नहीं होता। ये जो व्यवस्था है, ये जो सिस्टम है, ये छोटे देश के लिए, छोटी कंट्री के लिए सुइटेबल मानी जाती है। एग्जाम्पल के लिए स्विट्जरलैंड। इसके अलावा इसमें जनता का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत हाई लेवल का होता है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वो लोकतंत्र की वही व्यवस्था है जिसको हम अपनी कंट्री में भी अडॉप्ट करते हैं, अपनी कंट्री में भी हम इसको ही अप्लाई करते हैं। जैसे
इसमें जो भी देश का नेता है या जो भी देश को का रूलर है, उसका जो चयन है वो जनता के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लोकतंत्र की वह प्रणाली है या वो सिस्टम है जिसमें जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसमें जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनता अपने जो रूलर है या फिर जो अपने देश का नेता है उसको अपने वोट के द्वारा चुनता है। समझ में आ गया? और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका इंडिया यानी हमारा भारत। समझ में आया? यानी जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है इसमें इलेक्ट किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव को यानी प्रतिनिधि को चुना जाता है, और इंडिया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आज के टाइम पीरियड में। इसके फीचर्स की बात करते हैं या विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें जो सिटीजन है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है यानी अपने प्रतिनिधि को चुनता है वोट के माध्यम से। यहाँ पे जो प्रतिनिधि है वो जनता के पब्लिक वेलफेयर के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए नियम कानून बनाता है, नीतियां बनाता है। और जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा देश की जनसंख्या है, उन देशों के लिए प्रातिनिधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत अच्छी मानी जाती है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया। इसके अलावा यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लाइक 5 ईयर्स, हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है और इलेक्शन के द्वारा जनता अपने नेता को स्वयं चुनती है। समझ में आ गया? तो इसमें क्या होगा, सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगी और जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कानून बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द वर्ल्ड। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करने वाली जो रूलिंग सिस्टम है दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को विश्व में सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। लोकतंत्र में या डेमोक्रेसी में जनता की सीधी भागीदारी होती है, जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है और जो जनता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, उसके जो व्यू है, उसकी जो विचारधारा है उसको प्राथमिकता दी जाती है, और इसके अंतर्गत जो सरकार है वो भी जनता के प्रति अकाउंटेबल होती है यानी जनता के प्रति जवाबदेही रखती है। इसलिए अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही सबसे ज्यादा आदर्श या आइडियल माना जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स भी है, जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाता है। इलेक्शन में जो भी वोटर्स होते हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, वो अपने नेता को अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वोटर्स के द्वारा जितने भी वोट दिए जाएंगे उनकी जो काउंटिंग है वो बहुत ईमानदारी से की जाएगी। इलेक्शन में किसी भी तरह का करप्शन या किसी भी तरह का जो प्रेशर है वो नहीं होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं देश में, चाहे वो एक लीडर हो, चाहे देश का एक ऑफिशियल हो यानी एक अधिकारी हो या एक मंत्री हो, चाहे कॉमन पीपल हो, ईच एंड एवरी पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ। कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति देश में कानून व्यवस्था के समक्ष बराबरी का अधिकार रखता है। ऐसे में सभी के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाता है, और हमारी जो जुडिशरी है, हमारी जो न्यायपालिका है, वो सभी को न्याय देने का वादा करती है। और ऐसे में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को कानून के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करती है और ये जिम्मेदारी लेती है कि लोगों को न्याय दिया जाएगा और हर एक व्यक्ति जो है कानून व्यवस्था के समक्ष बराबरी का अधिकार रखेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था या डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है हमारे राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत तरह के राइट्स मिलते हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स सबको पता होंगे, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू स्पीच, आपको बोलने का अधिकार है। राइट टू एक्सप्रेस योर रिलीजन, अपने रिलीजन को, अपने धर्म को एक्सेप्ट करने का भी आपको अधिकार है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, आप अपनी विचारों को रख सकते हो। राइट टू फ्रीडम, आप जो है आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट टू गेट एजुकेशन, आपको एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार आपको एक लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रोवाइड करती है और इसको प्रोटेक्ट करने की भी जिम्मेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत गवर्नमेंट की होती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारा अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की जवाबदेही। सरकार के द्वारा पब्लिक वेलफेयर के लिए या सरकार जनता के कल्याण के लिए जो भी काम किया जाएगा
उस काम के प्रति जो सरकार है वो जनता के प्रति अकाउंटेबल होगी, जवाबदेही रखेगी। समझ में आ गया? जब जनता के प्रति सरकार जवाबदेही रखेगी तो ऐसे में सरकार और जनता के प्रति के बीच में जो ट्रांसपेरेंसी है जो, या फिर जनता और सरकार के बीच में किसी भी तरह का कोई भी जो है करप्शन वाला जो सीन है वो नहीं होगा, और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से कम करप्शन होगा, और ये जो है एक आइडल गवर्नमेंट के फॉर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करेगी। समझ में आया? तो ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड लेवल पर डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया जाता है। और ये 4 ही फीचर नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के हैं जिसको आप देखते हो कि डेमोक्रेसी में जो भी जनता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो मेल है फीमेल है, सभी को इक्वल राइट्स मिलते हैं देश के नागरिक होने के नाते। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पर डेमोक्रेसी के बहुत सारे फॉर्म्स आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो कार्यपालिका है यानी जो सरकार है, सरकार का गठन संसद के द्वारा किया जाता है। समझ में आया? यानी जो आपकी एग्जीक्यूटिव है, जो आपकी गवर्नमेंट है, वो फॉर्म की जाती है पार्लियामेंट के थ्रू, संसद के द्वारा, और वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होती है, जवाबदेही भी रखती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, यानी जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का प्रमुख होता है, और तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक पार्लियामेंट में उसकी सरकार मेजॉरिटी में रहती है, बहुमत में रहती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, जर्मनी, जापान। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, आगे हमारे इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो इसके फीचर्स में आप देखिए जो इसके मेन फीचर्स हैं यानी इसकी जो विशेषताएं हैं, इसमें जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो संसद है या फिर जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम होता है। सारी जो शक्ति होती है, सारी जो पावर होती है उसका, उसमें सबसे सुप्रीम जो आपका मेन रोल प्ले करता है वो है आपका पार्लियामेंट। इसके अलावा जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास या प्रधानमंत्री के पास होती है, और जो आपकी जो मिनिस्टर है यानी जो नेताओं की जो काउंसिल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। किसके प्रति रखते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो अपने देश के जो पार्लियामेंट है उसके प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। साथ ही साथ जितने भी नेता होते हैं उनका चयन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसमें जो ऑपोजिशन है उनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑपोजिशन वही होता है जो इलेक्शन में हमें कॉम्पिटिटर खड़े होते हैं ना, जो जीत जाते हैं वो तो लीडिंग पार्टी हो जाती है, जिनकी सरकार बनती है। जो नहीं जीतते वो ऑपोजिशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑपोजिशन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एवरी 5 ईयर यानी हर 5 साल के बाद नियमित अंतराल पर इलेक्शन कराए जाते हैं, इलेक्शन होते हैं, रेगुलर इलेक्शन होते हैं यहाँ पर। समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट होती है यानी जो सरकार होती है, वो सरकार संसद के प्रति जवाबदेही रखती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा इसमें है कि यहाँ की जो शासन प्रक्रिया होती है यानी जो आपका रूलिंग सिस्टम है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। समझ में आ गया? आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। संसदीय लोकतंत्र में जो संसद है या जो पार्लियामेंट है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें जो सरकार होती है, सरकार का चयन संसद के द्वारा यानी पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। जो संसद होती है उसमें जो रियल पावर होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तैयार करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, सामूहिक रूप से जवाबदेही रखते हैं। इसके अलावा इसमें एक नियमित अंतराल पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इलेक्शन कराए जाते हैं, और ये एक बहुत फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है, एक लचीली शासन व्यवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की यानी राष्ट्रपति लोकतंत्र की। राष्ट्रपति लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति लोकतंत्र में जो पावर है उसमें एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है उनके बीच में शक्तियों को बांटने के सिद्धांत पर आधारित है आपकी राष्ट्रपतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसमें जो आपका एग्जीक्यूटिव है और जो आपका लेजिस्लेटिव है इसके बीच में शक्तियों को बांटा जाता है। लेकिन याद रखिएगा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो आपका राष्ट्रपति होता है।
साथ ही साथ वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, यानी राज्य का मुखिया होने के साथ साथ वो सरकार का भी मुखिया होता है। कौन? राष्ट्रपति। समझ में आया? इसके अलावा राष्ट्रपति का चयन किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। और ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो राष्ट्रपति है वो लेजिस्लेचर यानी विधायिका के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही नहीं रखता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ब्राजील। ये दो इसके अच्छे एग्जाम्पल है। इन देशों में राष्ट्रपतीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इसे नोट कर लीजिएगा, यहां से एक मार्क का क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका में सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। समझ में आया? इसके बाद अगर हम फीचर्स की बात करते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं, तो इसमें राष्ट्रपति या फिर जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन किया जाता है, जनता अपने प्रेसिडेंट को चुनती है। दूसरा, प्रेसिडेंट के द्वारा सरकार बनाई जाती है। जो प्रेसिडेंट होता है वो कार्यपालिका यानी जो आपका एग्जीक्यूटिव है उसकी रियल पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट के द्वारा मिनिस्टर्स को और ऑफिशियल्स को यानी नेताओं को और अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा कानून बनाना, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना, और जो न्यायपालिका जुडिशरी है उसकी उसकी व्याख्या करना, ये सारा काम आपका प्रेसिडेंट का होता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेटिव टू डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के विकल्प। लोकतंत्र के अलावा भी विश्व स्तर पर बहुत सारी सिस्टम है, रूलिंग सिस्टम है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है, जिसको फॉलो किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे आइडल, सबसे अच्छी अगर कोई व्यवस्था है दैट इज लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। ठीक है? लोकतंत्र के अगर अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं तो इसमें पहला नाम आता है आपका मोनार्की यानी राजतंत्र। राजतंत्र के बारे में बात करें, नाम से ही पता चलेगा, राजतंत्र यानी राजा का तंत्र, राजा का शासन। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की राजा या रानी पूरे देश की शासन व्यवस्था को कंट्रोल करके रखते हैं और उनके अनुसार देश की शासन व्यवस्था चलती है। यहाँ पे हेरिडिटरी सिस्टम होता है, यानी एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन जो है वो उस पर रूल करती है, जैसे पापा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे करके पूरी हायरार्की सिस्टम है जो रूल करती है। और ये जो अधिकार है वो जन्म से ही मिलते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट है आपका निरंकुश राजतंत्र या एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करते हैं। इसमें देश में जो राजा या रानी होते हैं वो देश की शासन व्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अनलिमिटेड पावर जो कंट्री की होती है वो राजा या रानी के पास होती है। इसका एग्जाम्पल है आपका सऊदी अरेबिया या ब्रुनेई। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया का, तो 1932 से सऊदी अरेबिया की जो रॉयल फैमिलीज है वो यहाँ पर रूल कर रही है। जितने भी ऑफिशियल्स हैं जिनका अपॉइंटमेंट किया जाता है रॉयल फैमिली से किया जाता है। सारे डिसीजन जो है रॉयल फैमिली के मेंबर के द्वारा लिया जाता है। तो इस तरह, और जन्म से ही अधिकार इनको मिला होता है कि पहले राजा जो है बड़ा बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे करके हायरार्की सिस्टम चलती रहेगी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की, संवैधानिक राजतंत्र की। संवैधानिक राजतंत्र की बात करते हैं तो संवैधानिक राजतंत्र में जो किंग या क्वीन होता है उनके पास जो पावर होती है वो सेरेमोनियल यानी औपचारिक होती है। वो औपचारिक रूप से देश के राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं यानी हेड ऑफ द कंट्री होते हैं। और जो एक्चुअल पावर होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करती है, यानी सरकार का गठन किया जाता है इलेक्शन के द्वारा, यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। और जो भी देश के लिए काम किया जाता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, वो सरकार के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, दूसरा जापान और तीसरा है आपका स्वीडन। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तानाशाही या फिर डिक्टेटरशिप की। डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो ये पूरी डिक्टेटरशिप में यानी तानाशाही व्यवस्था में जो सारी पावर होती है वो किसी एक व्यक्ति के पास, किसी एक पर्सन के पास, या ग्रुप ऑफ अ पर्सन यानी एक लोगों का जो ग्रुप है उनके पास होती है। और ऐसे में वो अपने अकॉर्डिंग यानी वो व्यक्ति या फिर वो जो समूह है, छोटा सा समूह, स्मॉल ग्रुप है, अपने अकॉर्डिंग देश की शासन व्यवस्था को चलाता है। उसमें जो भी रूल रेगुलेशन या नियम कानून होते हैं या जो भी शासन व्यवस्था चलाई जाती है वो उनके अनुसार ही चलाई जाती है। इसमें जो मीडिया है उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होती, लिमिटेड लेवल पर यानी बहुत सीमित मात्रा में लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली होती है।
तो ये भी एक आइडल फॉर्म नहीं माना जाता। लेकिन कई देशों में आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे कुछ समय पहले जर्मनी में आपने देखा था, तानाशाह था, बहुत बड़ा डिक्टेटर हिटलर, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चल पाया। आपको भी पता है कि एट लास्ट 1945 के लास्ट तक आते आते उसने मई में सुसाइड कर लिया था। तो ये ऐसी व्यवस्था ज्यादा समय तक नहीं चलती और ये देश के लिए हानिकारक भी होती है। नेक्स्ट है हमारा मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री डिक्टेटरशिप या फिर सैन्य तानाशाही की बात करते हैं तो सैन्य तानाशाही व्यवस्था या सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें किसी देश में जो सेना है या फिर देश में जो मिलिट्री है उसका रूल होता है। इसमें पर्टिकुलर क्या होता है, जब देश में तख्तापलट या मिलिट्री कूप होती है तो सेना जो है वो पूरे देश की पावर को अपने हाथों में कंट्रोल कर लेती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप इराक का ले सकते हैं। इराक की अगर हम बात करते हैं तो इराक में सद्दाम हुसैन नाम के एक मिलिट्री कमांडर थे जिन्होंने पूरे इराक को अपने कंट्रोल में किया था। इनकी पार्टी थी जो 1968 के आसपास बनी थी, बाथ पार्टी। बाथ पार्टी के ये नेता थे और इन्होंने 1979 से लेकर के 2003 तक रूल किया था सद्दाम हुसैन ने इराक पर। उसके बाद जो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके अलावा अलाइड फोर्स ने मिलकर के इनको अरेस्ट कर लिया था और उसके बाद इराकी कोर्ट ने इनको गिल्टी पाया और फिर इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। 2003 में इनकी सत्ता समाप्त हो गई थी। तो मिलिट्री कूप या फिर सैन्य तानाशाही जो है, इससे देश में जो है अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। देश में जो है पूरी शासन व्यवस्था जो है सेना के या फिर आर्मी के कंट्रोल में आ जाती है और इसका एग्जाम्पल आप इराक से ले सकते हैं। लास्ट है आपका धर्मतंत्र या फिर थियोक्रेसी। थियोक्रेसी नाम से ही पता चल रहा होगा, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जो रूल है वो किसी धार्मिक गुरु के द्वारा या धार्मिक नेता जो होते हैं वो देश पे रूल करते हैं और जो धार्मिक पुस्तक होती है, रिलीजियस बुक होती है, उसके अकॉर्डिंग रूल किया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप ईरान से ले सकते हैं। ईरान में जब रेवोल्यूशन आया था तो पर्शिया के शाह ने वहां की मेजोरिटी जो पब्लिक है उसके अकॉर्डिंग इस्लाम धर्म को वहां का मेन धर्म बना दिया था। इस्लाम जो धर्म है वहां का मेन धर्म बन गया था और इस्लाम जो इस्लामिक बुक है कुरान शरीफ, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रूल रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। यहाँ का हेड ऑफ द जो लीडर है उसको अयातुल्ला कहते हैं, जो देश के ऊपर रूल करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो ईरान है वो थियोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी दोनों का कॉम्पोजिशन हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई डेमोक्रेसी हैज स्प्रेड। लोकतंत्र का प्रसार क्यों हुआ। लोकतंत्र का प्रसार इसलिए हो रहा है, विश्व लेवल पे लोकतंत्र इतना आइडल है, लोग इतना पसंद करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ईच एंड एवरी पर्सन चाहता है कि उसको फ्रीडम मिले, उसको उसके साथ इक्वालिटी का बिहेव किया जाए, उसका जो है इक्वल पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो पार्टिसिपेट कर सके, अपनी बात को रख सके, जनता अपनी बात को रख सके, सरकार उनके प्रति अकाउंटेबिलिटी रखती हो। ये सारी चीजें लोकतंत्र में ही पॉसिबल है, डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। इसलिए वर्ल्ड वाइड लेवल पर डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया जाता है, इसको आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करने के, रीजंस कह सकते हैं। जैसे पहला सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देश में पीस को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए ज्यादातर देशों ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट है आपका डीकोलोनाइजेशन यानी उपनिवेशवाद का अंत। इसका एग्जांपल आप इंडिया से ही ले सकते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक बहुत आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फॉर्म में इंडिया में एक्सेप्ट किया गया था, ताकि देश में पीस एंड लॉ मेंटेन रहे और साथ ही साथ लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सके। इसके अलावा 1991 में आपका सोवियत संघ का विघटन हो गया था, कोलैप्स हो गया था सोवियत यूनियन, और 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी थी, जिनमें से ज्यादातर कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया था ताकि वो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट कर सके, पीस को मेंटेन कर सके और देश में चेक एंड बैलेंस बनाए रख सके, कानून व्यवस्था को बनाए रख सके। तो इस तरह जो डेमोक्रेसी है वो एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए ज्यादातर देश उसको एक्सेप्ट करते हैं, ज्यादातर लोग उसको पसंद करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन जहां इसके कुछ फायदे हैं वहीं इसके हमें कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमें डेमोक्रेसी में बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चैलेंजेस भी हमें डेमोक्रेसी में देखने को मिलते हैं। जैसे पहला हम बात करते हैं करप्शन। अगर हम करप्शन के बारे में बात करें तो करप्शन का पर्टिकुलर मीनिंग होता है कि जब देश में जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, यानी जो सार्वजनिक अधिकारी है अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करते हैं, उसको ही भ्रष्टाचार या
डेमोक्रेसी कहते हैं। और डेमोक्रेसी में ये आम बात है कि बहुत सारे पब्लिक ऑफिशियल्स के द्वारा अपने अधिकारों का मिसयूज किया जाता है, वो रिश्वत खाते हैं, वो गलत काम करते हैं, तो ये कॉमन है। इसके अलावा मनी एंड मसल्स पावर, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो इलेक्शन में खड़े होते हैं और अपने पैसे और पावर का यूज करके लोगों से वोट गेन करते हैं, तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट है आपका लेक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता की कमी। देश में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं भी है, तो कई लोग ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी हमारे देश की पॉपुलेशन में बहुत सारी ऐसे भी लोग हैं जिनको पॉलिटिकल लेवल पर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या फिर राजनीतिक जागरूकता की कमी है, और इन राजनीतिक जागरूकता की कमी की वजह से वो प्रॉपर वे में या फिर सही तरीके से निर्णय लेने में असुविधा होती है, और कई बार वो है ऐसे नेताओं को भी चुन लेते हैं जो उस लायक नहीं होते, आप ये कह सकते हो, या फिर अपर्याप्त जानकारी होने की वजह से वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं कर पाते। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता। अब समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अमीर हो ये पॉसिबल तो नहीं है, और सारे व्यक्ति गरीब हो ये भी पॉसिबल नहीं है। अमीर गरीब हर तरह के आपको लोग देखने को मिलेंगे। तो सोशल लेवल पर, सोशल स्टेटस के लेवल पर, एजुकेशनल लेवल पर जो है हमें अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं। लेकिन समाज में जो गरीब होते हैं या फिर जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है या फिर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और डेमोक्रेसी सिस्टम में ये कॉमन है, और ये इसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जहां पर हर तरह के लोग रहते हैं, हम वहां पे इक्वालिटी की बात करते हैं। लेकिन कई बार इक्वालिटी ना हो करके लोगों के लिए लोग जो है अपने अधिकारों का मिसयूज करते हैं, और जो लोग गरीब होते हैं या फिर जो पढ़े लिखे नहीं होते उनके साथ भेदभाव करते हैं। इससे क्या होता है, देश में जो लोकतंत्र में समान भागीदारी होती है, लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन है, उनमें बाधा उत्पन्न होती है, उनमें रुकावट आती है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है हमारा कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म। ये अगर हम बात करते हैं, हमें डेमोक्रेसी में सांप्रदायिकता और जातिवाद बहुत देखने को मिलता है। वोटिंग के टाइम पीरियड में आप देखोगे पब्लिक वेलफेयर के नाम पे लोग कास्ट के नाम पर और रिलीजन के नाम पर वोट गेन करते हैं, और कई बार लोग जो है इन्फ्लुएंस में आकर के वोट देते हैं, और ऐसे ये जो है हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट है कि डेमोक्रेसी में जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है ये काफी ज्यादा स्लो होती है, क्योंकि किसी भी मुद्दे पे पहले चर्चा की जाती है, फिर डिस्कशन किया जाता है, उसके बाद निर्णय लिया जाता है। इन सब में काफी ज्यादा समय लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी सिस्टम है उसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में समय बहुत ज्यादा लगता है, ये काफी धीमी प्रक्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक अस्थिरता यानी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। कई बार जब बहुमत की सरकार नहीं बनती, यानी मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं बनती या वोट ज्यादा नहीं मिलते, तो दो पार्टी आपस में कोalition करके यानी गठबंधन की सरकार बना लेती है। और जब गठबंधन की सरकार बनती है तो ऐसे में कई बार पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना बहुमत या अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, और कई बार जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से पॉलिटिकल लेवल पर इनस्टेबिलिटी या राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है, जो डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस पूरे चैप्टर से फाइनली हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि डेमोक्रेसी एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और ज्यादातर देशों में डेमोक्रेसी को ही एक्सेप्ट किया जाता है। और डेमोक्रेसी में साथ ही साथ ये आइडियल फॉर्म होने के साथ ही हमें बहुत सारे चैलेंजेस को भी देखना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस को हम फेस भी करते हैं। तो इन चैलेंजेस से बचने के लिए चाहिए कि सिटीजन जो है उनका इक्वल पार्टिसिपेशन हो, करप्शन को कम किया जाए, और एजुकेशन के अलावा इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी के द्वारा देश में डेवलपमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, और लोगों की जो राइट्स हैं, लोगों की जो डिग्निटी है उसको रिस्पेक्ट करते हुए डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इम्प्लीमेंट किया जाए, और ये जो चैलेंजेस है इसका समाधान किया जाए। और इसका समाधान तभी हो सकता है जब देश में एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, देश में जब करप्शन खत्म कर दिया जाए, देश में लोगों के जो मॉरल वैल्यूज है, जो लोगों की डिग्निटी है उसको मेंटेन करने के साथ साथ उनको वैल्यू भी किया जाए। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछें। और आज का जो सवाल है आपके लिए ये है कि डेमोक्रेसी की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। 3 विशेषताओं के व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, 3 फीचर्स को आप एक्सप्लेन करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।